अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूँ किरण नाज। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़लील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। बेशक अल्लाह रब्बिल जलाल ने अपने नाम पर बनने वाली रियासत की लाज रखी, सारी दुनिया में इस परचम को सरबलंद किया। आलमी मीडिया पर हो या पाक फौज की सलाहियतों के हवाले से दीगर इदारे हों, एडवांस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हो रही हो या जज्बे के हवाले से बात हो रही हो, बाकायदा हमारे लिए कसीदे लिखे जा रहे हैं। मशहूर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस को अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कौमी निजात दहिंदा भी कहा है। अमरीकी अखबार ने यह तस्लीम किया है कि भारतीय मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान बड़ा बढ़ चढ़कर झूठ फैलाया है। भारत जंग के मैदान में ही नहीं, पाकिस्तान से नहीं हारा, बल्कि टेक्नोलॉजी और सिफारती महाज पर भी भारत को अल्हम्दुलिल्लाह मुंह की खानी पड़ी है। मोदी जो पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देख रहे थे, आज खुद भारत को सिफारती तन्हाई की पस्ती में ले डूबे हैं। भारतीय हुकूमत ने 7 मुख्तलिफ कमेटीज बनाकर दुनिया भर में उन्हें भेजने का फैसला किया है, जो सच को झूठ बनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन इसके जवाब में नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी बनाई है, जो हकीकत बदलने नहीं देगी इंशाअल्लाह। आज क्रिकेट के ग्राउंड में देखे जाने वाले मनाजर भी मोदी के सीने में तीर की तरह लग रहे होंगे। जिसने PSL खत्म करवाने की बड़ी कोशिश की थी, आज वो मैदान अल्हम्दुलिल्लाह फिर से सज गया है और सिपाह सालार मुस्कुराते चेहरे के साथ कौम और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने स्टेडियम में मौजूद थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक के गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने सिक्योरिटी खदशे का बहाना करके इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने से इनकार कर दिया है। भारतीय हुकूमत की मुसलमानों से नफरत का एक और वाकया भी सामने आ रहा है, और वो वाकया ये है कि भारतीय बहरिया ने रोहिंग्या मुसलमानों को समंदर में फेंक दिया है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, जहां हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। अब खबर के इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्हें पार्टी रहनुमाओं को मुज़ाकरात के निकात फाइनल करने का टास्क भी उनकी तरफ से दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ ज़रा ये वॉरफेयर के हवाले से भी और जो अमरीकी जरीदों में लिखा जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। उसके लिए एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। फैसल साहब, जरा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। जो आज सुबह से खबरें चल रही हैं हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश और इस पर खान साहब की तरफ से रजामंदी का इजहार, फिर अब पार्टी क़यादत मुज़ाकरात की किन उमूर पर सर निकात जो बनाने जा रही है और किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, अब क्या होगा फैसल साहब? देखिए, जहाँ तक तो बात है किसी की मीटिंग की, उसका तो डिनाइल आई थिंक भी हो गया 2-3 जगहों से, और मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि कुछ 6 मई को मीटिंग नहीं हुई है। मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लिए जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। पहलगाम के बाद जो उनका ट्वीट आया, फिर ये जंग के बाद जो है वो जो ट्वीट आया उनका और उनका पैगाम आया, वो बहुत मुस्बत पैगाम था। पार्टी की तरफ से अब SOPs क्या तैयार होते हैं, या मेरा ख्याल में जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है पार्टी के अंदर या इनको, तो वो तो सिर्फ इस हद तक है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कैसे मुमकिन की जाए। उसके लिए देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये बात एटलीस्ट मैं तो कहता भी रहता हूँ और मुझे आपके प्रोग्राम में भी दोबारा कहने में भी कोई आ रही है कि PTI की मौजूदा लीडरशिप के पास तो ना ये कोई हिकमत अमली है और ना ही ये कोई ऐसी सूरत हाल है जिसको कोई सियासी लाइमल कहा जा सके, और सियासी लाइमल के बगैर ये मामला होना नहीं है। और इसमें ज़ाहिर हुकूमत ने अगर 10 मई को जो गौहर खान के साथ प्राइम मिनिस्टर की टॉक हुई थी, जिस दिन ये एस्केलेशन जो बहुत हुई और हमने उस एग्रेशन को रिटेलिएट किया, जवाब दिया उसका, और उस दौरान तमाम जो सियासी लीडरशिप है उसे जब गौहर साहब से बात हुई थी तो उस दौरान इमरान खान साहब की रिहाई की बात जो है गौहर साहब ने
ये कहा था कि हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साथ हैं और इसमें कोई दूसरी राय अच्छा, नहीं है। अभी जो हुकूमत की तरफ से पेशकश हुई है, तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है, कहाँ पे हुई है? जी, जो चले अगर होती है, वजीर आजम ने की है, वजीर आजम ने कहा कि आए बैठें और बैठ कर बात करें, तो अब ये इस पेशकश से क्या आप समझते हैं कि मौजूदा क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो फायदा उठा सकती है? देखिए, मौजूदा क़यादत के बस की बात तो न तहरीक चलाना है ना ये फायदा उठाना है, ये तो इमरान खान साहब ने फैसला करना है। उसकी वजह ये है कि ये जो टीम है, जो देखिए सियासत होती है किरण, हर रोज एक नया चीज होती है। पानी के पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है, आज की ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। अब अगर इमरान खान साहब के साथ बात होती है तो हुकूमत तो पहले तो TORs देगी। अब वो TORs पब्लिकली डिस्कस तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब भी पब्लिकली डिस्कस हुए हैं फिर उससे नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब की रहाई का जो मामला है, ज़ाहिर प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पार्टी की तो वो है। ये इसी बात को मैं जरा आगे बढ़ा लेती हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये फरमाइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत की तरफ से जो पेशकश हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इनफैक्ट और दीगर जमातों के लिए भी, कि आए आके बैठे बात करें, तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मैसेज आप लोगों को दिया गया या कहा गया है कि खान साहब की रिहाई से ही फिर ये मुज़ाकरात संजीदगी से आगे बढ़ सकेंगे? इज इट ट्रू सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक इनको दावत दी है, लेकिन जनरली हमने अप्रिशिएट किया है जो मेजॉरिटी PTI के अंदर लोग थे पार्लियामेंट में, सेनेट में, उन्होंने एक मुस्बत जो है वो मैसेजिंग की पाकिस्तान के बिहाफ से और एक यूनिटी का मैसेज गया, तो इसके ऊपर हमने बिल्कुल एक पॉजिटिव इसको अप्रिशिएट किया। लेकिन उसके साथ साथ हम तो देखें, हमारी तरफ से तो पहले भी कभी इनकार नहीं था मुज़ाकरात के ऊपर से, कभी हम नहीं टेबल के मुज़ाकरात के टेबल से हमने कभी वॉकआउट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हाउस में कमेटी बना लेते हैं, वहाँ बातचीत जारी रखते हैं। हमने तो, लेकिन राना साहब आप लोगों की तरफ से ये एतराज़ तो जरूर आता रहा ना सर? जी सर, आप लोगों की तरफ से ये तो एतराज़ जरूर आता रहा ना कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना जो है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या अब ये एतराज़ खत्म हो गया PMLN का? नहीं, देखिए, ये तो हमारी कोई चॉइस तो नहीं है कि हमारी चॉइस से खान साहब जेल में, वो इसलिए जेल में क्योंकि वो अल कादिर ट्रस्ट में जो कि करप्शन का एक केस है उसमें गिल्टी वो साबित हुए, तो ये कोई हमारी चॉइस नहीं है। और डेफिनेटली अगर उनको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलती है तो वही फोरम है रिलीफ का। ये बिल्कुल आपकी चॉइस नहीं, लेकिन ख्वाहिश, लेकिन सर आपकी चॉइस नहीं लेकिन आपकी ख्वाहिश जरूर रही है, जिसका बरमला आप और आपके दीगर लोग एतराफ करते रहे हैं सर। अब तब्दील हो गई है वो ख्वाहिश? नहीं, लेकिन नहीं, देखें, ख्वाहिशात तो रहती हैं और ख्वाहिशात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली अगर कोई किसी ने चोरी की है या किसी ने कोई कानून तोड़ा है और या कोई अगर 9 मई के अंदर उसकी प्लानिंग, अबेटमेंट या एग्जीक्यूशन के अंदर कोई शामिल है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ये स्टांस तो हमारा आज भी कायम है। और वैसे भी अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ जहाँ तक बात है मुशावरत की, पोलराइजेशन को कम करने की, माहौल को बेहतर करने की, वो तो हम कर रहे हैं। हमने तो PTI को हर बड़े फोरम के ऊपर एंगेज किया है। अभी आपने देखा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनके खुद चेंबर में चल के गए इनसे बातचीत करने के लिए। सर ये एक चीज कंफर्म कर देना, वो लोग जो इस वक्त बैठ के TV देख रहे हैं और जो ये सुनना चाह रहे हैं कि आया हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने भी जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, तो इसको क्लियर कर दें, यानी किसी भी सतह पर अभी PTI और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं सर, नहीं होने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने तो कभी दरवाजा मुज़ाकरात का बंद नहीं किया। ये तो PTI की तरफ से जो है, अगर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है नेशनल असेंबली में तो हमारी तरफ से तो इनको दावत थी। अगर DGI-SPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफिंग दे रही है तो दावत तो हमने इनको भेजी हुई थी। तो हमारी तरफ से तो कभी इनकार हुआ ही नहीं है। ये तो इनकी डिमांड्स होती हैं कि खान साहब को पैरोल पे निकालेंगे तो फिर हम आएंगे, अगर आप पैरोल पे नहीं निकालेंगे तो फिर हम नहीं आएंगे। तो ये इनकी ख्वाहिशात हैं और उसकी बुनियाद पे अगर ये हमारी दावतों को ठुकराते हैं तो ये इनका फेल है। सही, ठीक है। फैसल साहब, ये जो कुछ अफवाहें उड़ी हैं कल परसों से इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से, मई जून तक की प्रेडिक्शन भी हो गई है सर, आपको इन अफवाहों में कोई सदाकत नजर आती है? बिल्कुल नहीं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई बात ऐसी है जो होने वाली हो। मौजूदात तो होते रहते हैं इस मुल्क में, आज रात भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, लेकिन जो गिवन सिचुएशन है उसमें अब ये देखना है कि TORs क्या होते हैं। अगर कोई गुफ्तगू पहले
तो गुफ्तगू का आगाज़ अभी है नहीं, और गुफ्तगू का आगाज़ जहाँ पे होगा ये शायद टॉप के आपके प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट के दो तीन लोग हैं उनके बीच में होगा, ये नीचे की बात भी नहीं है। और वो उस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए भी ये डिसीजन करना मुश्किल होगा कि अगर वो अपना पूरा स्टांस छोड़ के आते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट की तो इस वक्त जो खासकर जंग जीतने के बाद सूरत हाल बदल गई है। उसमें देखिए जो आपको जो बाइट पहले नज़र आता था सोशल मीडिया पे अगेंस्ट सर्टन पॉलिसीज, वो अभी नहीं है। वो दिस इज पॉलिटिक्स हकायक भी होती है। आप वैसे किसी के व्यूज के चक्कर में लोग लगे रहे तो दैट्स देयर ओन चॉइस। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं इसका इदराक खान साहब को भी है? खान साहब को मेरी जो गुफ्तगू होती है वो दो टोक होती है और मैं वो बता देता हूँ उनको। मैंने कभी भी कोई लगी लपटी नहीं रखी। मेरी 30 अप्रैल को उनसे लास्ट मुलाकात हुई थी, फिर बीच में जो है वो मैं नहीं मिला, तो मैंने उस दौरान उनको ये बताया था, क्योंकि मैं इस वक्त तहरीक चलाना चाह रही है पीटीआई के कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन तहरीक का माहौल नहीं है, ना ही तहरीक के लिए पहले को ग्राउंड है। इस वक्त जितनी भी इनकी लीडरशिप है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के तो वो आमीन कह चुकी है, वो इमरान खान साहब की राय के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसका उन्होंने पब्लिक फोरम्स के ऊपर पीटीआई सर करेगी क्या? यानी कि गुफ्तगू भी नहीं हो रही है, एहतजाज भी नहीं हो रहा है, तो पीटीआई के पास अपने लिए पीटीआई के पास क्या इस है? वक्त पीटीआई लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। और उस वक्त जब ये सूरत हाल बनी थी, चाहे वो 26 नवंबर को थी या उसके बाद मामलात हुए थे, तो पीटीआई को जो देखिए पॉलिटिकली तो एंगेज करना पड़ेगा पॉलिटिकल लोगों से। ठीक, ये बात अगर वो खान साहब को भी ये बात अगर यहाँ पे अगर आप जाके बताते हैं कि बाहर लाखों बंदे निकल आएंगे आपके लिए, तो नहीं निकलेंगे। ठीक, दैट इज एक गिवन फैक्ट है। बुरा लगता है, सही। लोगों को खुश करने के लिए बात करनी हो तो बंदा करता रहे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है, ठीक, इसमें कोई शक की बात नहीं, लोग उनको पसंद करते हैं। आज भी उनके बेटों का जो इंटरव्यू आया वो 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। अच्छा, ये चीज आप इस चीज को अग्री कर रहे हैं कि अब जो है ना, जो मुल्क के अंदर भी एक परसेप्शन तब्दील हुआ है, जो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह नसीब हुई, यहाँ पर शिकस्त दी पाक अफवाज ने भारत को और उसके बाद पूरी कौम को यकजा कर दिया। क्या ऐसा पीटीआई को करना चाहिए कि अंदर भी जरा सीज फायर वाला मामला हो जाए? नहीं, क्या ऐसा ऑप्शन है? देखिए उसमें जो सीज फायर का मामला है वो तो ज़ाहिर है ताकतवर लोगों ने करना है ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने करना है। पीटीआई तो रिसीविंग एंड पे है, रिसीविंग एंड वाले तो कुछ नहीं करते। वो तो आप देखें ना, फांसी तो लेने से रहे। लेकिन गुजारिश ये है कि इससे जो सियासी माहौल है, जीत जो होती है ना जी, वो बहुत सारी चीज़ों को दफन कर देती है। अब आप तहरीक चलाना चाह रहे हैं, तहरीक के लिए माहौल पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई पॉलिटिकल मामलात करने पड़ते हैं ना, कोई अलायंस बनाएंगे, कोई लोगों को शामिल करेंगे। आप ये कहते हैं कि लोग निकलने को तैयार हो, मेरा नहीं ख्याल, मेरी रीडिंग और है। लोग आज इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब को मैसिवली वोट देंगे। आज वोट इमरान खान साहब को डिफीट नहीं कर सकते, ना पॉलिटिकली इररिलेवेंट कर सकते, क्योंकि उनके पास लोग हैं। पीटीआई को आप पूछ रही है कि क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल आप एक इवेंट का इंतजार करना पड़ेगा या तो, बिकॉज इनकी जो टीम है ना बाहर जो इस वक्त लगी हुई है, वो खुशकिस्मत हुकूमत है। इनके पास दो चीजें हैं, एक तो इनके पास दलेर आर्मी कमांड है, और वो आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो या एयर चीफ हो, तीनों बड़े दलेर लोग हैं और इस जंग में दलेरी से ही जीते हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी बात यह है कि इनके पास इंतहाई नाअहल अपोजिशन पीटीआई की लीडरशिप की सूरत में है, जिनके पास पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करने की इस्तेदाद नहीं है, उनकी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो कुछ करें। आपने जो आगाज में कहा ना कि अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है पाकिस्तान तरीके से, आपने तो शायद एक अपॉर्चुनिटी वो भी थी कि जब इस जंग के माहौल में सारी की सारी चीजें हो रही थी, मीटिंग्स के लिए बार बार हुकूमत की जानिब से बुलाया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर रही, ये कह कर बार बार के जब तक खान साहब को बाहर नहीं लाएंगे तब तक हम कौमी सलामती की मीटिंग्स का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंने तो आई एम वेरी ओपन, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बात आप इमरान खान साहब ने खुद नहीं की, आप इस वक्त ये ना करें, इस वक्त इसका फायदा नहीं होना। दूसरी बात यह है कि एक वक्त होता है जब आपको ये चीजें नहीं करनी होती। बिल्कुल ठीक। सर राना साहब ये फरमाइए, सर अमरीकी सदर ने जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स अपने दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, और वहां पे बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली बता रहे हैं, हालांकि भारत की जानिब से बार बार इसकी तरदीद की जा रही है, लेकिन अमरीकी सदर बार बार बता रहे हैं
कि क्या खतरा था, फिर उन्होंने किस तरह से मीडिएशन की है इस सारे मामले में। अब सिलसिला ये हुआ है कि भारत ने इस शिकस्त के बाद अपनी कुछ कमेटियां बनाई हैं जो कि इंटरनेशनली मुख्तलिफ फोरम्स पर जाएंगी और वहां पर जाकर जो ये अपना झूठा बयानिया जो अपनी मीडिया के ऊपर सेल करते रहे, अब वो वहां जाके बेचेंगे। लेकिन हमने भी फिर किया है कि बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में कमेटी बनाई है जो वहां पर जाके उनके इस झूठ को काउंटर करेंगे। सर देखिए, बिल्कुल ये हमारा पहले भी प्लान था कि हम एनवॉयस बना के भेजेंगे, उसमें दीगर जमातों के मेंबरान होंगे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखेंगे, अब वो बिलावल साहब। लेकिन देखें, ये जो भारत अब करने जा रहा है ये भी एक हार की तस्लीम है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने भारत को मात दी है और भरपूर मात दी है। भारत का जो मौक़िफ़ था पहलगाम पे, उसको दुनिया ने रद्द किया कि वो पाकिस्तान उसके साथ लिंक था, कोई नहीं माना। फिर जो भारत ने एग्रेशन की, उससे भी भारत की क्रेडिबिलिटी के अंदर काफ़ी लॉस हुआ। फिर सिविलियंस को उन्होंने हमला किया। फिर जो भारत के मीडिया ने जो रोल प्ले किया और फिर जो डिनाइल थे, जो उनके लॉसेस हुए, तो हर लिहाज से भारत लूजिंग एंड पे था। और फिर भारत ने खुद अमेरिका से सालसी की दरख्वास्त की कि आप जो है वो इस जंग को रुकवाएं। तो मैं समझता हूँ कि अब डेफिनेटली एक पॉइंट यहाँ पे राणा साहब जी, एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो बीजेपी की अपनी उनकी जो सिफारती जंग है वो इस लेवल पे नाकाम हुई है कि उनको बाकायदा अपनी दीगर पार्टीज के लोगों को भी शामिल करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में परसेप्शन भी चेंज हुआ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी का भी मुजाहरा किया। अब जो सिलसिला है, अब जो कमेटी हमने बनाई है, उस कमेटी में जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, हिना रब्बानी खर साहिबा हैं, साबिक वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब है, बिलावल साहब खुद उसको हेड कर रहे हैं। क्या अच्छा नहीं होता जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और इक्का दुक्का ही ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके भी मेंबरान को ले लिया जाता है इस कमेटी में? देखिए, जो हुकूमत के जो कोalition है या हुकूमत को जो सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उन्हीं पे जो है वो कमेटीज़ बनाई जाती हैं जब कोई हुकूमती, क्योंकि वो हुकूमत का काम करने जा रहे हैं। अब आपकी जो तजवीज़ है बड़ी अच्छी है। अगर ये हमारी वो नहीं सर, वो हुकूमत का नहीं, वो पाकिस्तान का काम करने जा रहे हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर ये हमारी उन ब्रीफिंग्स में आते जिनके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी तो मुमकिन तौर पे मुमकिन है कि ये भी चले जाते। लेकिन जब वो गुफ्तगू के अंदर शामिल ही नहीं हुए हुकूमत के साथ, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है वो वन वे ट्रैफिक को चलाएं? राणा साहब, व्हाट आई बिलीव सर, मुझे लगता है कि जीत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का एहसास हो गया होगा और हमने देखा भी है फिर उनके सोशल मीडिया पर जिस तरह से बाकायदा पाकिस्तान का मौक़िफ़ का दिफा जिस तरह से किया गया, वहां पर आपको ये क्रेडिट सर देना चाहिए। ठीक, अच्छा मुझे ये फरमाइए, भारत में ज्यादा टेरर की वजह से अमेरिकी सदर कह रहे हैं, अच्छा कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। देखिए, जब ISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ब्रीफिंग दे रही थी सारे पार्लियामेंट के और दीगर जमातों के मेंबर्स को, तो उसके अंदर ये डिस्कशन हुई कि हमें एनवॉयस भेजने चाहिए और उसमें ये तय पाया कि बिल्कुल हम यहाँ जो जमातें बैठी हैं उनके ऊपर मुश्तमिल जो है वो हम कमेटीज बनाएंगे, डेलीगेशन बनाएंगे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेके जाएंगे। अगर ये वहाँ शामिल होते, उसके अंदर ये कहते कि बिल्कुल और इसमें हमें भी शामिल कर, तो ये बिल्कुल मुमकिन था। लेकिन जब ये गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं बने तो फिर मेरे ख्याल से ये फॉल्ट भी PTI की तरफ जो है वो लाए करता है। जी अच्छा सर, हमारे पास ना बहुत बड़ी तादाद में, वसी तादाद में वो तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं जो वक्तन फवक्तन हम देते रहे हैं, मीडिया पर दिखाते रहे हैं बाकायदा तौर पर। तो ये कमेटी क्या उन सबूत और शवाहिद के साथ जाएगी? वो चाहे जाफर एक्सप्रेस का मामला हो, चाहे दीगर मामलात हो, उन मामलात के सारे सबूत भी क्या सामने रखे जाएंगे? देखिए, 3 मामलात हैं जो अभी टॉप प्रायोरिटी पे हैं। सबसे पहला जो है वो सिंध दास मुआहदा है, उसके ऊपर डिप्लोमेसी, उसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़, उसके ऊपर इंडिया की जाहरियत को एक्सपोज करना, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ को इंडिया वीकन कर रहा है, ये मुद्दा है। दूसरा जो है वो कश्मीर का मुद्दा है, जो कश्मीर की हक़ खुद इरादियत है वो कश्मीरियों की, उसको हाईलाइट करना है। और तीसरा पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है और जो प्रॉक्सीज को फंडिंग, सपोर्ट, उसके अंदर पूरी प्लानिंग और उसके जो शवाहिद हैं उनको उजागर करना, और पाकिस्तान जो टेररिज्म के अंदर एक सीपा पलाई दीवार बना हुआ है दुनिया के लिए और इसकी जो हिट है वो ले रहा है। तो ये 3 मेजर मुद्दे हैं
जिसके ऊपर हमारी डिप्लोमेटिक जंग चलेगी, जिसके ऊपर हम एफर्ट करेंगे, जिसके ऊपर ये कमेटी काम करेगी। इसके अलावा भी चीजें हैं, लेकिन ये 3 मेन वो आइटम्स हैं जिसको पाकिस्तान कहाँ जाएगी सर कमेटी? हर फोरम। देखिए, ये तो अब बिलावल साहब के पास आई है। हो सकता है कि जो बड़े ममालिक हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर रखते हैं, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस होगी, तो ये तो अभी इसकी जो है वो सरबराही बिलावल साहब कर रहे हैं, तो वो उसका लाएमल बनाएंगे। लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है कि इस तरह के इनवॉइस जो हैं या डेलीगेशन जो हैं, वो बड़े ममालिक जो डिसीजन मेकर्स होते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स के अंदर, जिस तरह यूनाइटेड नेशन है और दीगर इस तरह के अदारे हैं, तो उनके साथ आप एंगेज करते हैं और आप इन फोरम्स में एंगेज करते हैं जो कोई असर रसूख या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम चलाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। मेरे दोनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ फैसल चौधरी साहब और राना एहसान अफजल साहब वीडियो लिंक पर। फैसल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है, क्या तजवीज़ देंगे, क्या करना चाहिए इंडिया के झूठ को काउंटर करने के लिए? देखिए, ये एक अच्छी एंडेवर है मेरे नज़दीक, जाना चाहिए। और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर ज़ारा इंडस वाटर ट्रीटी जो है, पानी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वाटर एग्रेशन उन्होंने की है, शायद हमें इस पर भी रिटेलिएट करना पड़े। तो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो बुलंद है और सुनी जा रही है। तो ये वो ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हमारे कौमी जो मामलात हैं, लाइफ एंड डेथ जो है हमारे इसके साथ है और इंडिया इस वक्त काफ़ी बैकवर्ड के ऊपर है। शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत कैसी है? उनके बारे में सुना था उनकी तबीयत सही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब की आज एंजियोग्राफी हुई है, मेरी फैमिली से बात हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो तो रुबा सेहत हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और मैं समझता हूँ कि जो ये एक अच्छा CBM होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब समेत बाकी जो लोग हैं जिनको नाजायज़ तौर पर अब रखा गया। देखिए, 9 मई को 10 मई खा चुका है। 10 मई बहुत बड़ा दिन है और 9 मई की जो पोलिटिसाइज एक्सरसाइज ये हुकूमत कर रही है, अब उसको देख के बहुत बड़ा मौका है एक नेशनल कंसेंसस करने का। पाकिस्तान की इस जंग में जहाँ इतनी बड़ी जीत हुई है, वहाँ पे काफ़ी सारी हमारी कमजोरियां भी नजर आई है, जिसमें सबसे मेजर हमारी इकॉनमी की कमजोरी है। बहुत फ्रिजाइल इकॉनमी है और वो उस वक्त तक हमारी इकॉनमी जो है वो डेवलप नहीं होगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो हुकूमत अगर वो करे तो इससे फिर ये होगा कि हमारा जो नैरेटिव है या एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर वो बेहतर होगा एंड मजीद बेहतर होगा। एंड आई रेस्ट एश्योर्ड द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट द इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव आदमी है और कभी भी अपनी जात के लिए फैसले नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लिए आप उनसे जो करवाना चाहें वो हमेशा तैयार है। राना साहब, ये फरमाइएगा आखिर में सर, अफसोसनाक खबर जो आई भारत से, भारतीय बहरिया ने रोहिंग्या मुसलमानों को समंदर में फेंक दिया। अब इसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नोटिस लिया है, तहकीकात की जा रही है इसकी। पाकिस्तान किस तरह से देख रहा है इस मामले को और क्या कर सकता है पाकिस्तान इसमें? देखिए, पाकिस्तान जो भारतीय हिंदुत्व पॉलिसी है उसको पाकिस्तान के जो रद्द-ओ-अमल अभी आप सामने आया है इस जंग के अंदर, उसने बहुत बड़ा धचका दिया है इसको। और जो भारत में जो सेन एलिमेंट्स हैं उसको एक आवाज़ दी है। तो एक तरीके से पाकिस्तान ने जो ये जो हिट हुई है मोदी को, उससे पाकिस्तान ने भारत का भी भला किया, क्योंकि हिंदुत्व पॉलिसी जो है वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और ये जो रोहिंग्यास को फेंका गया या किसी भी अगर इंसान को फेंका जाए, वो मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, तो ये या माइनॉरिटीज के साथ जो जिस तरह का सलूक मोदी कर रहा है, तो ये इस सारे को हमने एक्सपोज किया है। और मैं समझता हूं कि जो पॉजिटिव वॉइसेस हैं भारत के अंदर, जो सेन वॉइसेस हैं भारत के अंदर, वो आवाज उठा रही हैं मोदी के खिलाफ और मोदी को चैलेंज कर रही हैं। क्योंकि ये हिंदुत्व पॉलिसी अगर चलती है तो जो माइनॉरिटीज हैं हिंदू के भारत में, या जो मुसलमान हैं 25 करोड़ से ज्यादा, वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनके साथ? तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जो 1947 में पार्टीशन की सूरत में आया, तो क्या भारत दोबारा हिंदुत्व पॉलिसी तो उसी तरफ ही लेके जा रही है, दोबारा बंटवारा इंडिया का जो है हिंदुत्व पॉलिसी से होगा। तो मेरे ख्याल से हमने इसको एक्सपोज किया है।
I think that Indians are pretty anti-Pakistan across the board, और सिर्फ मोदी को हिट नहीं, इंडिया को हिट हुआ है. So we have to be very नहीं careful. मैं आपको बताता हूँ ना जी, जी नहीं ओवरऑल देखें, कोई भी कौम जो है, मैं ओवरऑल भारत को या इंडियन सिटीजन्स को पाकिस्तान का दुश्मन नहीं समझता. मोदी हुकूमत और हिंदुत्व पॉलिसी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी है. लेकिन रियासती पॉलिसी, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो, ये एंटी पाकिस्तान है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. राना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब साथ मौजूद थे. आप दोनों मौजूद में बेहद शुक्रगुजार हूँ. खालिद चिश्ती साहब एयर कॉमोडोर हैं, रिटायर्ड, प्रोग्राम में ज्वाइन करें. मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है जो अब सारी बातें मैं खालिद साहब से करने जा रही हूँ, और यकीनन पाकिस्तानी आवाम का भी बेहद इंटरेस्ट है इसमें जानने के लिए कि किस तरह की क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से भारत को जेर किया गया. खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. सर सबसे पहले फरमाइए, भारत को हमारी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह जो सबक दिया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती दुनिया तक भूला नहीं जा सकता. सर अब हर तरफ से ना सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान ने ये अजीम कारनामा जो अंजाम दिया है, वो अजीम कारनामा किया कैसे, जिसे आने वाले वक्तों में बाकायदा किताबें लिखी जाएंगी, वॉरफेयर में इसे पढ़ाया जाएगा. पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी बताया कि इंडिया के बेशतर जदीद ड्रोन्स और ब्राह्मोस मिसाइल को सॉफ्ट किल के जरिए नाकारा बनाया और उन्हें अपने हदफ से भटकाया. अब इसको पहले एक्सप्लेन कीजिएगा सर, इससे क्या मुराद है? बहुत शुक्रिया किरण आपका और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, और जो पैनलिस्ट हैं आपके. देखिए, ये बहुत हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं. ये बेसिकली सिंपल एक टर्म है, जरा टेक्निकल है लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. ये है मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहलाता है. पुराने जमाने में जंगे मैनुअल लड़ी जाती थी. वर्ल्ड वॉर में आपको पता है सैकड़ों जहाज एक तरफ से जाते थे, बमबारी करते थे, विजुअली उड़ते थे, रात को ना होने के बराबर ट्रैफिक होती थी. ये एक यूनिक है. लोग इसको वर्ल्ड वॉर से कंपेयर कर रहे हैं, जो मैं डिफर करता हूँ. वर्ल्ड वॉर में फिजिकल देखा जाता था दिन के वक्त जहाजों पे, और फिर वो डॉग फाइट जो मशहूर लफ्ज है उस वक्त लड़ा जाता था. ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट थी कि तकरीबन 110 जहाज हवा में हैं. हिंदुस्तान के Su-30 जहाजों में डुअल सीटर वाले जहाज है. इसका मतलब है कि हमारे अगेंस्ट तकरीबन 80 से 90 पायलट थे 40 के मुकाबले में, और सारे के सारे ये 110 जहाज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस थे. और अब तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत क्लियर हो गया है कि वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्या होता है. तो ये अब जंगें स्टैंड लोन नहीं लड़ी जाती. जहां पाक फिजाइया ने एज लिया है हिंदुस्तानी एयरफोर्स पर, जो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, और ये प्रेजेंट लीडरशिप को भी क्रेडिट जाता है, और पाक फिजाइया की एयर मार्शल असद खान और नूर खान से लेकर आज तक जितने सरबराह हर एयर चीफ या लीडर होता है वो अपने अपने में काम करता है. मैं पाक फिजाइया पर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ चंद सालों से, तो मैं इन टच हूँ पाक फिजाइया की प्रेजेंट डेवलपमेंट से. मैं विजिट कर चुका हूँ सारी साइट्स को, इन पायलट्स के इंटरव्यू कर चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज, साइबर कमांड फोर्स में सारा दिन गुजार चुका हूँ उनके साथ. तो ये मुझे जब बताया जाता था तो यकीन करें मेरे लिए भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमने जो ट्रेनिंग ली थी वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में नहीं ली थी. अब जब लड़ाई लड़ी जाती है तो अब फाइटर जहाज होते हैं, स्क्वाड जहाज होते हैं, पीछे जैमर्स या अर्ली वार्निंग्स होते हैं, रिफ्यूजल्स होते हैं. जी खालिद साहब, ये जो आप एक तो मल्टी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया और काफी सारी चीजें हमारे सामने नई आई ना. अभी जो हमने रफाइल गिराए, J-10C से हमने रफाइल गिराए, और उससे पहले हमने जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसे हवा में ही जैम कर दिया था. ये क्या टेक्निक थी सर? देखिए, एक आपको याद होगा एक 30 तारीख को 4 राफेल के बारे में आप लोगों ने न्यूज ब्रेक की थी कि उनको जैम कर दिया तो वो श्रीनगर जाकर लैंड कर गए. ये हमारा पहला वॉर डिटरेंस ऑप्शन हमने यूज किया था पाक फिजाइया ने, जिसका मतलब कि हम बताना चाहते थे हिंदुस्तानी एयरफोर्स को खास तौर पर कि अगर जंग हुई तो आपने इन कंडीशंस में और इन एनवायरनमेंट में हमारा मुकाबला करना है. हमने उस दिन किया गया था साइबर कमांड फोर्स, जैसे मैंने किया, एरोस्पेस हमने टेक्नोलॉजी यूज की, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो ऑप्शन थे वो यूज किए. मल्टी प्रॉन्ग ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी शायद सब मैं शेयर ना कर सकूं डिटेल्स, लेकिन जब ये किया गया था तो सारे का इन पर जो एक किस्म का साइबर हमला कह लें या एक डिग्रेडेशन की थी, उसका मकसद ये था कि पायलट्स के जहन में कम्युनिकेशन लॉस किया जाए, मिस इंटरप्रिटेशन की जाए, उसकी ओरिएंटेशन कम की जाए, उसकी कोऑर्डिनेशन हैम्पर कर दी जाए दूसरे जहाजों से, ग्राउंड से उसका राब्ता मिनिमाइज कर दिया या इंटरप्ट या मिसलीड कर दिया जाए. जब ये सारा कुछ करते हैं तो एक चीज हम अचीव करना चाह रहे थे, उन पायलट्स के जहन में जो कॉन्फिडेंस था उसको शैटर करना, यानी वो इनसिक्योर हो जाए, अनश्योर हो जाए कि जो मैं मिशन करने जा रहा हूं इसमें कोई खलल है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, सिंपल लफ्जों.
तो जब वो वहम पैदा कर दिया, और जो वहम नहीं था वो एक्चुअल तो हकीकत ही था, तो उनको इनसिक्योरिटी फील हुई, तो दे लैंडेड श्रीनगर जाके उन्होंने पैनिक लैंडिंग की थी जस्ट टू सेव द एयरक्राफ्ट। हालांकि वो अम्बाला से आए थे जो कि दूर है बेस। ये पहला सिग्नल था। दूसरे डोमेन जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में कर रहा हूँ, वो हमारे जो 40 जहाज अब हवा में गए थे, को 72 जहाजों के से लड़ने के लिए, ऑब्वियसली कन्वर्ट करने के लिए, और उसमें भी सिविल में अब आपको कंफर्म कर सकता हूं अपने सोर्सेज की वजह से कि 33 राफेल तैयारे थे, 36 पूरे हिंदुस्तान के पास जहाज है पूरा फ्लीट, और 3 उसमें मेंटेनेंस या इंजीनियरिंग की वजह से 33 के 33 लगा दिए उन्होंने, 33 लगा दिए, और बाकी उन्होंने कोई 37 जहाज दूसरे किए थे, और SU-30, MiG-29 और मिराज 2000 बाकी जहाज थे। और मैं जब लिस्ट डाउन कर रहा था एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर और स्ट्रैटेजी, तो मैंने जब काउंट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया के जो इस वक्त टॉप 10 फाइटर जहाज हैं, 4 उस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से उड़ रहे थे। ये भी ध्यान रखिए, तो टॉप 10 में से। चलें सर, ये भी अच्छा है कि वो 33 ही लेकर आए थे, 3 छोड़कर आए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उसी तादाद के एतबार से उनके 3 रफेल गिराए। अगर वो ज्यादा छोड़ के आते फिर हम ज्यादा गिराते। सर मुझे ये फरमाइए कि हमने जो उनका S-400 डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी बैटरीज को जो तबाह किया कि नरेंद्र मोदी साहब को अगले दिन फिर आदमपुर में आके वो पुराने स्ट्रक्चर के साथ बाकायदा तस्वीरें खिंचवानी पड़ गई। सर वो एक ऐसा सिलसिला हुआ है कि दुश्मन अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि क्या किया है हमने। सर हमारे नाज़रीन को बताएं ये क्या किया है हमने। ये भी बहुत पर्टिनेंट सवाल है, और ज़ाहिर है बहुत से व्यूअर्स इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए, हमने जब आप जहाजों को मारते हैं तो टेक्निकली, इमोशनली तो बहुत बड़ा सेटबैक है, मोटिवेशनली बहुत बड़ा सेटबैक है। आपने फाइटर जहाज मारे, उनका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, या कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन जो कॉन्फिडेंस शैटर करता है वो 5 या 6 जहाज 1000 जहाजों में से कम न्यूमेरिकल नंबर से नहीं होता। उस तरह कॉन्फिडेंस शेक होता है उस आईज से, वो आंखें तबाह करने से या डैमेज करने से या डिसेबल करने से, जिसे हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि पूरा हिंदुस्तान के ऊपर एक डोम है जो हमारे पूरे हिंदुस्तान को सिक्योर करेगा। कोई जहाज, मिसाइल, वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन जो आएगा उस डोम से टकराएगा और तबाह हो जाएगा। वो था S-400। 5 उनके पास बहुत मतलब बैटरीज कह लेंगे, यूनिट्स हैं। 2 उन्होंने चाइना की तरफ डिप्लॉय किए हुए थे, 3 पाकिस्तान की तरफ डिप्लॉय किए हुए थे। हमने उस रात जो 10 तारीख की सुबह हुई है, हमने उस पर जब मैसिव अटैक किया था, वो 2 पर अटैक किया था। एक भुज पर, जो उनका भुज में है, और जो लोग नाजरीन लोकेशन जानना चाहते हैं, भुज ऑलमोस्ट कराची के ऑपोजिट समंदर की तरफ उनका एक बेस है, और जो आदमपुर है वो सेंटर है, जो पाकिस्तान का सेंटर है, वहां के ऑपोजिट लगता है। तो हमने एक अटैक भुज पर किया था, और डबल अटैक यानी ट्वाइस हमने आदमपुर को हिट किया था। मैसेज हम ये देना चाह रहे थे, और टारगेटिंग पर मैं बाद में आता हूं। मैसेज हम ये देना चाह रहे थे कि जब आपके इस मिसाइल को हम करेंगे हिट, तो वो प्राइड था उनका, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, और एक कॉन्फिडेंस देता था उनको जंग लड़ने में या जंग कंटिन्यू रखने में। हमने उस हर चीज को हिट किया उस दिन। 26 टारगेट्स में से जो उनकी वॉर फाइटिंग जो कन्विक्शन थी उसको डैमेज कर सके। और फिर मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि फाइटर बेसिस जब हिट करते हैं तो बेस थोड़ी देर बाद आप रिकवर कर सकते हैं, अगले दिन आप रिपेयर कर लेते हैं। S-400 का रेडार अगले दिन रिपेयर नहीं होता, दैट इज गॉन फॉर द वॉर। सर वैसे ये जो गुफ्तगू है ना, ये ऐसी है कि हम इस पे जितनी भी बात करते जाएं ना, हमें तसल्ली होती है, तशफ़ी होती है, और ना सुनने वालों, क्योंकि सब सुनना चाहते हैं इस बात को, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप साथ में इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही थी आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गजा की बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। इसराइल ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए नए ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ऑपरेशन इरबात जदौन के दौरान सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे में 150 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 450 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 370 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, और अगर इस पूरी जंग की बात की जाए तो शहदा की तादाद 53,000 से ऊपर जा चुकी है। इसराइल के नए ऑपरेशन की मुमकिना वजूहात में से एक अमरीकी और इसराइली सदर के दरमियान तलखी हो सकती है। ये तो वाज़ेह है, ट्रंप जंग नहीं चाहते, तिजारत चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले इसराइल और हमास में जंग बंदी का क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप लेते नजर आते हैं। 5 दिन पहले अमरीकी सदर ने जब मशरक़ वस्ता के दौरे का आगाज़ किया था तो ये तवक्को की जा रही थी कि वह गजा में जंग बंदी फ़लस्तीन के हवाले से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर ऐसी हुई जिसने इसराइल और अमेरिका के दरमियान मौजूद खलीज को वाज़ेह किया, और ये था शाम से पाबंदियों का खात्मा। अमरीकी नशरियाती इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइल शाम को अपने लिए सिक्योरिटी रिस्क समझता है।
उसने अमेरिका से शामी अबूरी हुकूमत पर पाबंदियां बरकरार रखने की दरख्वास्त की थी, लेकिन ट्रंप की जानिब से इस दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस हवाले से जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि इसराइल से इस हवाले से कुछ पूछा नहीं गया। गुज़िश्ता एक महीने में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे अमरीकी सदर की इसराइली क़यादत से नाराज़गी बड़ी वाज़े महसूस हो रही है। अमरीका जो हमास को दहशतगर्द तंजीम समझता है और हमेशा उनसे मुज़ाकरात से इनकारी रहा है, ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे से सिर्फ चंद दिन पहले अमरीका ने इसराइली हुकूमत को शामिल किए बगैर कतर में हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात किया और इसी के नतीजे में अमरीकी शहरियत के हामिल इसराइली फौजी एडन अलेक्जेंडर की रिहाई मुमकिन बनाई। यमन के हूसी बागियों से मुज़ाकरात के वक्त भी अमरीका ने इसराइल को अंधेरे में रखा, हूसियों के साथ जंगबंदी की और ये यकीनी बनाया कि हूसी बागी बहरे अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे और बदले में अमरीका यमन में फ़ज़ाई हमले बंद करेगा। इस मुआहदे में इसराइल पर मीज़ाइल हमले रोकने का कहीं कोई जिक्र नहीं था। हालांकि इससे पहले पूरा माजी इस बात का गवाह है कि अमरीका इसराइल पर होने वाले हमलों को खुद पर हमले करार देता था। इस मुआहदे के बाद हमने देखा कि यमनी हूसियों ने अमरीका को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इसराइल पर हमले किया और 13 मई को बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिसके बाद आज इसराइली अखबार हैरिट्स ने एक मजमून शाया किया जिसका जो इन्वान था वो इंतहाई दिलचस्प और मुस्तकबिल का पता देता है। ट्रंप्स मैसेज टू नेतन्याहू इज लाउड एंड क्लियर, यू आर फायर्ड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के दौरे से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह तस्लीम किया कि गजा के हालात बहुत बुरे हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि गजा में बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। अमरीका को फ़लस्तीनियों की मदद करने की ज़रूरत है। इस एतराफ़ के साथ उन्होंने ये दावा भी किया कि गजा के हवाले से अगले महीने बहुत सारी अच्छी खबरें आने वाली हैं। जिस वक्त अमरीकी सदर ये गुफ्तगू कर रहे थे, ठीक उसके कुछ देर बाद अमरीकी नशरियाती इदारे NBC न्यूज़ ने 5 मुख्तलिफ ज़राए से खबर दी कि ट्रंप इंतज़ामिया गजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया में आबाद करने के मंसूबे पर काम कर रही है। आबादकारी के बदले में लीबिया के अरबों डॉलर्स के मुंजमद फंड्स बहाल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। फिलहाल अमरीकी इंतजामिया की जानिब से इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन अरब लीग के इजलास में शामिल तमाम ममालिक ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अरब लीग के इजलास से खिताब में कहा कि फ़लस्तीनियों की मर्जी के बगैर किसी भी मंसूबे को कबूल नहीं किया जाएगा। इजलास के एलामिया के मुताबिक गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बिला तात्तुल इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती फार्मूले पर अमल किया जाए। और साथ ये मुतालबा भी किया गया है कि मकबूजा इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स तैनात की जाए ताकि फ़लस्तीनियों को इसराइल की काबिज़ अफवाज के जुल्म व सितम से छुटकारा दिलाया जा सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह के बाद।